Good morning, one and all. Let's begin with the Hindu analysis of October 31st, 2020. So सबसे पहली जो हमें न्यूज़ दिख रही है पेज वन पे, दिस इज अबाउट इंडियन इकोनॉमी. Import barriers will not be perpetual. India not a closed economy, नीति आयोग. सो अब कहा गया है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सेव करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान बनाने के लिए हमने कुछ कुछ टैरिफ्स लगाए हैं कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर, जिस वजह से हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी सफर ना करे. सो अगर हम सिंपली इसको पुट करें तो कभी कभार हम इंटरनेशनल मार्केट से कुछ इंपोर्ट करते हैं इनटू आवर कंट्री, एंड ये हमारी डोमेस्टिक मार्केट के साथ भी कभी कभार इंटरफेयर करता है. अगर हम इन गुड्स के ऊपर टैरिफ्स लगा दें तो जब ये इंपोर्ट हमारे देश में एंटर करेगा तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, और जैसे ही ये ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है वो अच्छा करने लग जाएगी. हाउएवर ये जो टैरिफ्स हम लोग इम्पोज कर रहे हैं इसके ऊपर एक सनसेट क्लॉज है. सनसेट क्लॉज मतलब थोड़े देर के बाद ये खत्म हो जाएगा. क्यों क्यों करके हमें हेल्दी कंपटीशन इंश्योर करना है, क्योंकि वी आर इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. बट हेल्दी कंपटीशन के साथ साथ फर्स्ट वी हैव टू, सबसे पहले हमें फोकस किस पे करना है, सेल्फ रिलायंस पे, या जिसको आप आत्मनिर्भरता बोलते हैं, ताकि इससे जॉब जनरेशन हो सके, जॉब से हमारी डिमांड की कैपेसिटी बढ़ सके, डिमांड की कैपेसिटी से हमारा eventually GDP बढ़ सके. So let's read this. Any tariff protection to promote local manufacturing in India will come with an inbuilt sunset clause, Niti Aayog Vice Chairman said on Friday, asserting that India's self reliance mission must not be equated to become a protectionist or a closed economy. जो हम before 1991 थे, हम वैसा नहीं कर रहे अभी. The government is set to extend the protection linked incentive for manufacturing pharmaceuticals, medical devices, and electronics announced under Atmanirbhar Bharat package to 6 more sectors. What is this production linked incentive? बेसिकली ये एक स्कीम है जो प्रपोज करती है कि हम आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव देंगे ताकि आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, सेमीकंडक्टर, पैकेजिंग वगैरह वगैरह काम करो. मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल्स में भी ये चीज़ होती है. सो इंसेंटिव क्या मिलता है, आपके सेल के ओवर एंड अबव आपको कुछ इंसेंटिव मिलता है, कुछ परसेंटेज मिलता है, और सिर्फ एलिजिबल कंपनीज को ही ये चीज प्राप्त होती है. सो पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स. अगर मैं ये मैन्युफैक्चर कर रही हूँ इंडिया में तो मैं जितनी सेल करती हूँ उसके ओवर एंड अबव मुझे अगर पैसा मिल रहा है तो मैं अपनी सेल और बढ़ाने की कोशिश करूंगी. अब ये कह रहे हैं कि ये चीज वो 6 और सेक्टर्स के ऊपर डालेंगे. We will pursue self-reliance. We will want to give our domestic entrepreneurs the best situation to go forward. We will, while attracting FDI, also repose our faith and trust in those who have already invested in India. So yesterday we realized that ईयू में जो लॉकडाउन हुआ है उसके वजह से काफी सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो थे इंडिया में वो वापस से या ईयू जा रहे थे या यूएसए जा रहे थे, बिकॉज दैट वाज कंसिडर्ड सेफर देन अ कंट्री लाइक इंडिया. तो ऐसे टाइप के जब हम लोग रिफॉर्म्स लेकर आएंगे और मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे बेटर करेंगे तो हम चाहते हैं कि और ज़्यादा एफडीआईज आए हमारे देश में, और जो ऑलरेडी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी रहे. We want to recognize them by giving them better logistics, infrastructure, and more flexibility in the use of our land and labor. Explaining the rationale for the PLI scheme that he said will soon become valid for 9 to 10 sectors from 4 sectors at present. Um, Now, he emphasized that India's effort towards self reliance will not be dissimilar to what other nations are doing to insulate themselves from the global supply chain shock and revive the economy. It's simple. कहते अगर कंट्री वन में एक पार्ट बन रहा है एक प्रोडक्ट का, कंट्री टू में सेकंड पार्ट बन रहा है, कंट्री थ्री में थर्ड पार्ट बन रहा है, और फिर जाके उसको हम सेल कर रहे हैं. अगर ये कंट्री टू में लॉकडाउन आ जाए तो ये क्या हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट बन नहीं पाएगा, और ये कंट्री वन के लिए भी प्रॉब्लमैटिक है, कंट्री थ्री के लिए भी प्रॉब्लमैटिक है, सेल नहीं हो पाएगी. तो इस चीज को रोकने के लिए वी वांट टू बी सेल्फ रिलायंट. लेट्स गो ऑन टू पेज 8.
Yes. So import barriers are not to be perpetual, but it will be done in global context. It will be done with India remaining open and trying to regain its share in the global and regional production chain. So it's not as if कि India की market को हम रोक देंगे और वो globally काम नहीं करेगी. The end result is globalization, but in between हम ये लॉकडाउन वगैरह या पैंडमिक की वजह से हम अपनी सेल को नहीं रोकना चाहते. It will be done with respect to rule bound multilateral trading orders. It will not imply in any sense any form of isolation, closed economy, or protectionism. If there is any support given to domestic enterprises, it will all be targeted towards creating globally competitive capacities. So, अगर हम अपनी domestic market में कुछ भी बेटरमेंट कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये डोमेस्टिक मार्केट ऐसे गुड्स बनाए जो कि हम देश विदेश बेच सके. दे शुड बी ग्लोबली कॉम्पिटेंट. Any support that we give them through tariffs would have an inbuilt sunset clause. Mr. Kumar also called for an empathetic and humane approach to assess economic growth beyond GDP numbers and flagged concerns about the impact of COVID-19 pandemic and the onset of technologies like robotics, machine learning, AI on job creation. So this is a good point कि अगर मुझे सिर्फ जीडीपी बढ़ानी है तो मैं बेस्ट इन द मार्केट से ये गुड्स एंड सर्विसेज बनवा दूंगी. मैं मशीन लर्निंग यूज करूंगी. वी विल यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एंड कहीं ना कहीं अगर मैं ह्यूमेन ना हुई तो मैं जॉब क्रिएशन के ऊपर नहीं देखूंगी. मैं नहीं देखूंगी द मिलियंस ऑफ पीपल हु हैव लॉस्ट देयर जॉब्स. मैं उनके लिए कुछ भी करने की कोशिश नहीं करूंगी. बट हमें ये करना है. वी नीड टू बी मोर ह्यूमेन. हमारा प्रियम्बल ही कहता है सोशल, इकोनॉमिक and political justice, equal opportunities, and equal status. If the foundation of our constitution says this, तो हम लोगों को भी ये अप्रोच लेनी जरूरी है. ग्रेट. सो ये वाली चीज में एक प्रॉपर ये इंडिकेशन है टू द वर्ल्ड कि हम लोग कोई क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं बन रहे हैं, मीनिंग दैट बाय हम ग्लोबल मार्केट का पार्ट बनना चाहते हैं. Okay, so new wage code bars bonus for those facing sex abuse charges. अब क्या हुआ कि पहले के टाइम पे हमारे पास ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट होती थी. अब हमारे पास एक कोड ऑन वेजेस आई है जिसने काफी सारे एक्ट्स को अपने अंदर सब्ज्यूम कर लिया है. अब क्या होता था पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अंदर होता था कि अगर किसको हम बोनस नहीं देते थे, कहते कोई इंसान जिसने फ्रॉड किया हो, जिसने कोई वायलेंस किया हो, किसी ने थेफ्ट किया हो, उसको जाके हम बोनस पे नहीं करेंगे. अभी ये कोड ऑन वेजेस कहता है किसी के ऊपर अगर सेक्स अब्यूज चार्जेस हैं तो भी हम उसको बोनस नहीं पे करेंगे, विच इज अ वेरी नाइस स्टेप. बट बिफोर वी गो ऑन टू दिस, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस सबसे पहले विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में आया था. विशाखा गाइडलाइंस बनी थी. पहली बार जब सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस एट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस का केस आया था, ये हमने लिया था from the Covenant on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी, इंटरनेशनल कॉवेनेंट था, जिसकी वजह से ये विशाखा गाइडलाइंस बनी थी. फिर विशाखा गाइडलाइंस को हम लोगों ने एक्ट में कन्वर्ट कर दिया था, एक्ट 2013, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट. फिर उसके बाद आगे चल के हमारी एक कमिटी भी बनी थी, द जस्टिस वर्मा कमिटी, जिसका काम ये था कि वो मी टू मूवमेंट के बाद और ज्यादा गाइडलाइंस बनाए with respect to stopping of sexual harassment of women at workplace. Let's read this. Those indulging in sexual harassment of any form could run the risk of losing out on bonus dues from their employers thanks to a provision in the code of wages that the government is currently framing rules for. Amongst other things, the Code on Wages lays down norms for annual bonus dues that accrue to employees, replacing the previous act. New code expected to become operational once the government notifies includes conviction for sexual harassment as a ground for denying bonus payouts to employees. अभी तक ये clear नहीं है
वेदर ये जो पर्टिकुलर इन्होंने प्रोविजन बनाई है ये जेंडर न्यूट्रल है कि नहीं। ये जेंडर न्यूट्रल होनी चाहिए क्योंकि सेक्सुअल हैरेसमेंट सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं होता है, आदमियों के साथ भी होता है, ट्रांसजेंडर्स के साथ भी होता है, एंड सो हेंस इट शुड बी अ यूनिसेक्स प्रोविजन और अ जेंडर न्यूट्रल प्रोविजन। बाकी हम आगे देखेंगे। सो एज पर द एक्सटेंट, एक्सटेंट मतलब पुराना वाला लॉ, जैसे हमने कर लिया, सिर्फ फ्रॉड और वायलेंट और थेफ्ट और सैबोटाज की वजह से एम्प्लॉइज का बोनस बार हो जाता था। दिस इज अ ब्रिलियंट नज। नज थ्योरी क्या होती है? नज थ्योरी होती है कि किसी एक तरीके से हम लोगों के दिमाग में बिठा दें कि कुछ चीजें गलत हैं या कुछ चीजें सही हैं। सो दिस इज अ ब्रिलियंट नज टू गेट पीपल टू बी ऑन देयर बेस्ट बिहेवियर, right? The prospect of losing one's benefit may make employees more careful of their conduct, and they should be made aware of this provision. Money is important to everyone after all. So, this serves as an additional deterrent apart from the Prevention of Sexual Harassment Act of 2013. As per this act, all the firms are required to form an internal complaint committee. So, किसी भी फर्म में सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेके अगर कभी भी कोई भी कंप्लेंट आती है तो उनको एक इंटरनल कमिटी बनानी जरूरी है। अब ये कमिटी का काम क्या होता है? इस कमिटी के पास उतनी ही पावर्स हैं, इंटरनल कमिटी के पास, जितनी एक सिविल कोर्ट के पास होती है। उसमें थोड़ी देर में जाते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं। द कमिटी इज रिक्वायर्ड टू मेक recommendations टू एम्प्लॉयर्स ऑन द एक्शन रिक्वायर्ड pursuant टू द इंक्वायरी। तो इंक्वायरी करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि एम्प्लॉयर्स को क्या एक्शन लेना चाहिए। वो आईसीसी के पास इतनी पावर्स भी हैं कि अगर उनको लगे कि एक इंसान गिल्टी है तो वो रिपोर्ट कर सकते हैं इसके बारे में टू द पुलिस। Right, the rule under code on wages should clarify whether the conviction would cover cases of outcome of the investigation by the internal complaint committee, arriving at a conclusion to pay compensation to the victim or not. And ये जो आपकी internal committee है, like I just said, इसका काम क्या होता है? ये पावर होता है as much as a civil court, तो वो गैदर कर सकती है। सो इट कैन call, it can summon a witness, it can summon the accused, मतलब बुला सकते हैं। It can also ask for a document. It can also take evidence on affidavit, कि मतलब ये सच्चा एविडेंस है। ऑन ओथ वो एक इंसान से भी उसकी हियरिंग ले सकते हैं। ये सब कुछ सिविल कोर्ट, ये कॉम्पनसेशन भी ग्रांट कर सकते हैं। This is what is a civil court, right? So they have the powers of the civil court for gathering evidences. They are required to provide for conciliation before initiating an inquiry. In conciliation, alternative dispute resolution करते हैं ये लोग। Anyway, अब ये है कि while the disqualification triggers for withholding bonus dues like theft and violence are explicitly restricted to actions on an employer's premises, now this is also interesting. So अगर आप violence की बात कर रहे हो या फिर आप थेफ्ट की बात कर रहे हो और ये बोनस वगैरह की बात कर रहे हो, तो ये लिखा गया है एक्ट में कि ये थेफ्ट और वायलेंस एम्प्लॉयर मतलब आपके बॉस के प्रेमिसेस पे होना चाहिए, उसके ऑफिस में होना चाहिए, तो ही जाके आपका बोनस हम लोग छीन सकते हैं। पर ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो बात है, ये एम्प्लॉयर के प्रेमिसेस में हो या ना हो, दिस इज नॉट रियली डिफाइंड। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो क्योंकि कभी कभार आउटसाइड द ऑफिस प्रेमिसेस भी एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट कर सकता है। तो not including this is also a good thing, right? What we need clarification on is, क्या जब आईसीसी बोले, ये इंटरनल कमेटी बोले कि हाँ ये इंसान गिल्टी है, क्या तभी के तभी उसका बोनस हम लोग छीन लेंगे? कि आईसीसी के गिल्टी बोलने के बाद कोर्ट को बोलना पड़ेगा कि ये गिल्टी है तो जाके उसका बोनस नहीं मिलेगा उसको। सो दिस इज अ लिटिल अनक्लियर, व्हिच विल बी क्लियर इन द कमिंग डेज। Next article is COVID-19 active cases fall below 6 lakh after 85 days, so we are doing well.
इंडिया के एक्टिव केसेस 6 लाख से कम हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन नियरली 3 मंथ्स, और इंडिया की हाईएस्ट नंबर ऑफ रिकवरीज भी हो रही हैं। इनफैक्ट टॉप मोस्ट कंट्री है विद द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिकवरी ग्लोबली। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें केरला में है, और उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटका, राइट? अब इसके अलावा डब्ल्यूएचओ की रिप्रेजेंटेटिव ने कुछ-कुछ हमें चीज़ें बताई हैं जो कि ज़रूरी हो जाती हैं राइट नाउ, सिंस पीपल आर सेइंग कि कोविड का सेकंड वेव आ रहा है। तो उसमें द डब्ल्यूएचओ रीजनल डायरेक्टर हैज सेड सर्टेन थिंग्स। उन्होंने ये नहीं कहा है कि कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए या फिर स्कूल शट होने चाहिए या फिर काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक और तरीके से बोला है कि हम इसको कॉम्बैट कर सकते हैं, और वो तरीका सबसे रैशनल तरीका है, wherein you and I should take necessary steps to stop this pandemic, right? So core public health measures: test, detect, isolate and treat. मतलब अभी ये जो सेकेंड वेव आ रही है, कहते इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? टेस्ट, डिटेक्ट, आइसोलेट, ट्रीट। ये आपका फर्स्ट इनिशिएटिव होना चाहिए, और ये सरकार का इनिशिएटिव है, पब्लिक का भी इसी के साथ है, और हेल्थ केयर वर्कर्स भी। ऑल थ्री आर इन्वॉल्व। फिर सेकंड है कि वी हैव आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी मस्ट प्रैक्टिस फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन, वेयर अ मास्क व्हेन नीडेड। सो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हम लोगों को हर टाइम पे लेने चाहिए, which is social distancing, mask, and things like not having a handshake and stuff. So we should also protect our health workers. Very important, if not the most important, protect the health workers, which include core public health measures in maintaining, restoring essential health services outbreak, hand hygiene, physical distancing, राइट, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स एंड मास्क, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि शुड स्कूल्स बी अलाउड टू रिस्क हैविंग चिल्ड्रन बैक। अब इन्होंने कहा कि फ्रॉम अ हेल्थ पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव, डिसाइडिंग टू क्लोज और ओपन स्कूल्स शुड बी गाइडेड बाय अ रिस्क बेस्ड अप्रोच टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द एपिडेमोलॉजी ऑफ कोविड एट द लोकल लेवल। एक तो लोकल लेवल में कितने केसेस हैं ये देखिए। तो इन्होंने ये नहीं कहा कि स्कूल्स को खोलो मत, बोलो, पहले बोला कि लोकल लेवल पे अमाउंट ऑफ केसेस देखो, फिर बोलो कैपेसिटी देखो कि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कितना बड़ा है और कितने बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अकोमोडेट कर सकता है। फिर देखो कि अगर हमने ये स्कूल को बंद रखा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा बच्चों पे, इन टर्म्स ऑफ देयर एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ देयर वेल बीइंग, राइट? एंड ये सारे के सारे डिसीजन शुड बी टेकन बाय द लोकल लेवल, बिकॉज लोकल लेवल ही है जो कि इसका ध्यान रख सकता है। सो दीज आर गुड पॉइंट्स दैट हैव बीन गिवन बाय मिस पूनम खेत्रपाल। नॉट दैट आपको उसका नाम, उनका नाम जानने की जरूरत है, पर जो उन्होंने कहा है इट्स इम्पोर्टेंट। ओके, सो द फर्स्ट पेज इज डन। हाँ, ये हम पूरा का पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। सोशल डिस्टेंसिंग गोज फॉर अ टॉस इन सदर बाजार। ये अभी आया है डब्ल्यूएचओ से गाइडलाइन कि बंद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सारी की सारी चीजें करनी बहुत जरूरी है। और फेस्टिवल्स के टाइम पे हम लोगों को ये सब कुछ हम भूल जाते हैं, एंड भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग और ये सिंपल हाइजीन मेजर्स अगर हम लोग नहीं लेंगे तो अगेन इट माइट टर्न इनटू अ bad consequence. Air quality remains very poor category. दिल्ली के बारे में हमने काफी बात कर ली है, अभी भी उनका ठीक नहीं हुआ है। Unity of the nation, this is Sardar Vallabhbhai Patel National Unity Day. It was on this day last year कि हमने enforce किया था complete integration of JNK. National Unity Day माना जाता है इसको। अब थोड़ा आगे चलते हैं। There is another quotation: a nation's strength ultimately consists in what it can do on its own and not in what it can borrow from others. Atmanirbharta again.
चलो जी, अब आते हैं नेक्स्ट पे, टाइम फॉर अ स्पॉन सिटी मिशन इन इंडिया। सो हियर दे आर टॉकिंग अबाउट फ्लड्स। सो कहते हैं कि रेनफॉल में बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटीज हो रही हैं इन आवर कंट्री, इन द वर्ल्ड। ये हमारी कंट्री की ही बात कर रहे हैं। सो रेनफॉल अगर बहुत ही ज़्यादा कम होती है तो हमें ड्रॉट लाइक सिचुएशन आ जाती है, और बहुत ही ज़्यादा हो जाती है तो फ्लड्स आ जाते हैं। और साथ ही साथ ये जो वाटर सिक्योरिटी है, कितना पैसा कितना पानी है हमारे पास, सॉरी, कितना पानी है हमारे पास, वो ऑल टाइम लो पे है। सो ये फ्लड्स क्यों हो रहे हैं, इनको इन्होंने एसोसिएट किया है बैड ड्रेनेज सिस्टम इन आवर सोसाइटी, less wetlands in our cities, non porous infrastructure in our cities, amongst many other things. And water conservation hum karte nahi hai. So let's read about this. The idea needs traction at a time when discussion on urban flooding only reduces the problem to simple dichotomies. So unpredictable nature, unbridled avarice, and untrampled urbanization has are back in currency this time in the wake of torrential rain in the third week of October in Hyderabad. 50 लोगों से ज्यादा की मृत्यु हुई है. Hundreds of riverbed hutmen were flushed away. Thousands of homes were submerged 2 weeks after the flood. Scale of destruction has been unprecedented. और कहते हैं ये सिर्फ हैदराबाद में नहीं दिखा गया है. barely 5 साल पहले ये चेन्नई में भी हुआ था. गुड़गांव में भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो स्टैंड स्टिल पे हो जाती है पूरे के पूरी सिटी। मुंबई तो मॉनसून के साथ सिनोनिमस, मतलब जैसी ही बारिश आती है उनको पता ही है कि फ्लडिंग और इनॉर्मस डैमेज होना ही होना है, इट्स अ गिवन। So let's learn from all of this and let's make sustainable development projects. This is what the editorial is all about. So almost 10 years ago, um, एक इंस्टीट्यूट ने क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन टूल्स दिए थे हैदराबाद को, लेकिन हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उन टूल्स को यूज ही नहीं किया। जब नहीं यूज किया और अब जाके उनको विनाश दिखना पड़ रहा है, तो इट हैज ड्रॉन आवर अटेंशन अवे फ्रॉम इनएबिलिटी टू मैनेज द सिटीज drainage system but our constant unwavering attention to the rainfall. So सबसे पहले तो कहते हैं क्योंकि हम रेनफॉल की ही बात करते रहते हैं, हम बैड ड्रेनेज सिस्टम की बात ही नहीं कर रहे हैं. So it is high time that we start thinking about that. And when we did discharge the water, we did it in a matter. So the editorial says कि हैदराबाद में इतनी flooding क्यों हुई, तो कहते हैं to put it bluntly, first our sluices did not open and then our bunds breached. स्ल्यूसेस वो मशीनरी होती है जो कि पानी को थोड़ा थोड़ा करके बहाव को एक साइड से दूसरी साइड लेके जाती है, और बंड्स उसको कंट्रोल करते हैं. तो कहते पहले तो उसकी मूवमेंट ही नहीं हो रही थी, और जब एक बार मूवमेंट हो गई तो हमारे बंड्स जो पानी के बहाव को कंट्रोल करते हैं वो ब्रीच हो गए, वो टूट गए. The second is antiquated infrastructure. Antiquated infrastructure. अब कहते हैं, अच्छा ये तो मैं नॉन पोरस न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, एक इन्होंने ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की है. So let's read what it says. Hyderabad's century-old drainage system covered only a very small part of the city. But they say that the narrative of antiquated infrastructure conceals the fact that the city has grown rapidly into areas where there was no drainage infrastructure to begin with, and as the city grew beyond its original limits, not much of was done to address the absence of adequate drainage system. तो कहते हैं अगर सिटी पहले इतनी थी तो यहाँ पे ड्रेनेज, पुराना ड्रेनेज सिस्टम था, लेकिन अब सिटी बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा और भी इंफ्रास्ट्रक्चर आ चुका है और इस एरिया में ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं. So not much was done to even provide adequate drainage system here. Government pronouncements, media representation, and public protest have all focused repeatedly on factors which, by their very description, fall outside our capacity to influence. तो कहते जो भी गवर्नमेंट कह रही है, मीडिया कह रही है, ये हमारे, दिस इज आउटसाइड आवर कैपेसिटी. तो हम अब इस चीज को कैसे रोके? हाउ डू वी मैनेज दीज रेकरिंग फ्लड्स?
So the manner in which we talk about this often reduces the problem to simple dichotomy of public versus private property and individual conduct versus faceless governmental action. कहते जैसे हमारे डिबेट्स चलते हैं वो बहुत ही आइडियलिस्टिक डिबेट चलते हैं ऑन सच प्रॉब्लम्स. वो पब्लिक सेक्टर बोलता है प्राइवेट सेक्टर की गलती है, उन्होंने गलत तरीके से कंपनियां बनाई हैं या स्ट्रक्चर्स बनाए हैं. प्राइवेट सेक्टर बोलता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है इसमें, and nothing good comes of it. This means that we neglect the issue of incremental land use change, right? Land use change is also another thing that we need to see up, which provide us with necessary ecological support, which is the wetlands. So wetlands की अगर हम बात करें, अगर we all know about wetlands, these are swamps or marshes or fens or bogs, है ना, ये natural water storage features होते हैं हमारे landscape में. And ये दे आर बेसिकली नोन एज नेचुरल स्पॉन्जेस, कि ये पानी को होल्ड करते हैं जब बहुत ज्यादा वर्षा होती है और रिलीज करते हैं स्लोली. अब अगर हम देखें कि वेटलैंड्स मेजर फ्लड कंट्रोल एजेंट जरूर हैं, लेकिन छोटे लेवल का अगर माइनर फ्लड हो तो उसको रिड्यूस कर सकता है वेटलैंड. जाइंट फ्लड्स को सिर्फ रिड्यूस करेगा उसके फ्लड की हाइट को, उससे ज्यादा नहीं रिड्यूस कर पाएगा. बट एटलीस्ट हमें वेटलैंड्स को रखना चाहिए. दे आर नेसेसरी इकोलॉजिकल सपोर्ट. दिस फ्रेमिंग ऑल्सो disavows the local communities, right? We need to start paying attention to the management of our wetlands by involving the local communities. So wetlands के साथ साथ आपको local area, local community को भी involve करना चाहिए through various programs like मनरेगा. Urban floods of this scale cannot be contained by the municipal authorities alone, nor by the state government. तो अगर हम अर्बन फ्लड्स के बारे में बात करें तो कहते हैं अर्बन फ्लड्स में कौन कौन साथ देना चाहिए. एक तो लोकल, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा आपकी सिविक सोसाइटीज, लोग. Active participation of civil society at the metropolitan scale. We need a mission that mitigates flood risk, provides a pathway to water security. तो एक तो floods को कम करना, दूसरा water security को बढ़ाना, ये हमारे लिए है. सो प्रॉमिसिंग आइडिया हमारे पास ये है कि हम सिटीज को स्पॉन्ज सिटीज बनाएं. ये स्पॉन्ज सिटीज अब्सॉर्ब करेंगी रेनफॉल को, विच देन नेचुरली फिर इसको फिल्टर करेंगे बाय द सॉइल एंड अलाउ देम टू रीच द अर्बन एक्वाफायर्स. This allows for the extraction of water from the ground through urban and peripheral and peri-urban wells. This water can be treated easily and used for city water supply in this form. This implies contiguous open green spaces, interconnected waterways, channels and ponds across neighborhoods that can naturally detain and filter the water. तो ये कहते हैं ये एक नेचुरल स्पॉन्ज वाली अगर हम लोग थ्योरी यूज करें तो कहीं ना कहीं हमारे को थोड़ी बहुत ही फ्लड मिटिगेशन भी होएगा और वाटर सिक्योरिटी भी बढ़ेगी. कहते हैं दिस शुड बी इन लाइंस विद स्कीम्स सच एज अमृत, हृदय एंड स्मार्ट सिटी मिशन. अमृत मिशन वाज लॉन्च्ड इन 2015 हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा, और इसका पर्पस था कि हर एक घर में एक टैप हो और सीवरेज कनेक्शन हो ताकि सप्लाई ऑफ वाटर भी बहुत ज्यादा अच्छा, सीवरेज कनेक्शन भी. सो प्रायोरिटी क्या था? वाटर सप्लाई फॉलोड बाय सीवरेज. ठीक है जी. ग्रीनरी बढ़ाना, पोल्यूशन कम करना, ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव था ये अमृत स्कीम का. दूसरा हृदय स्कीम जो है, नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ही लॉन्च हुई है 2015 में. इसका काम है रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री को प्रोटेक्ट करना. तो ये अर्बन प्लानिंग, कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए काम करती है हेरिटेज सिटीज में, राइट. एंड अगर हम स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में बात करें तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंदर आती है. इसमें 100 सिटीज को डेवलप करने की बात चलती है ताकि वो सिटीजन फ्रेंडली रहें और सस्टेनेबल रहें. क्रिटिकल पिलर्स ऑफ
Smart city program are smart governance, smart energy, smart environment, smart transportation, smart IT and communication, smart buildings, smart health hospitals, and smart education. So कहते हैं इन सबके साथ you can make a similar scheme, or you can integrate this one into these. The first is wetland policy. In most of our lakes, shallow ends, which often lie beyond the full tank level, have disappeared. So shallow वाले जो areas है, they have disappeared. और ये shallow ends को हम wetland जैसे describe कर सकते हैं और इनको भी रेगुलेट कर सकते हैं. सो वाटरशेड मैनेजमेंट, इमरजेंसी ड्रेनेज प्लान इज नेक्स्ट. मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट रेवेन्यू एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट अलोंग विद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन सबको इकट्ठे मिलके काम करना चाहिए टू ensure flood mitigation and water security. Ban against terrain alteration. This is also very important कि land use को change मत करो एक तो, और एक और है कि टेरेन को ऑल्टर मत करो. डोंट ऑल्टर द टेरेन. करेक्ट. लास्टिंग इसमें इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है एंड फ्लैटन कर देते हैं टेरेन को, ऑल्टर कर देते हैं ड्रेनेज रूट को लोग, तो ये खराब है. ऊपर से जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हार्ड नॉन पोरस कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है जो सॉइल को इम्पर्वियस बना देता है. Examples of technologies that must be encouraged are bioswales and retention system, permeable material for road and pavement, drainage system which allows storm water to trickle into the ground, green roofs, harvesting system in buildings. बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम ये water conservation कर सकते हैं. और सबसे important चीज़ है stop the blame and start the action. क्या होता है कि सिविक अथॉरिटी स्टेट को बोलती है, स्टेट लोकल को बोलती है, इस तरीके से कोई काम करता नहीं है और सब एक दूसरे को स्केपगोट बना के क्रिटिसिज्म करते रहते हैं. ऐसा नहीं हो सकता. एंड वी मस्ट नॉट अलाउ नेचर, ह्यूमन कंडक्ट एंड अर्बनाइजेशन टू बी मिस्टिफाइड एंड रेंडर्ड एज ट्रांस हिस्टोरिक विलन्स. दैट आर कमिंग जनरेशन से कि इतनी अर्बनाइजेशन कर दी और इतना ह्यूमन कंडक्ट खराब था कि आज की डेट पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो छोड़ो, नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है. So we should not be doing this. We should maintain our system properly. Signs of monsoon. This particular editorial is about disaster management. वर्षा को लेके, क्योंकि हैदराबाद में काफी havoc create हुआ है. So Southwest monsoon 2020 officially खत्म हो चुकी हैं according to the India Meteorological Department, and withdrawal हो चुका है associate winds and rainfall pattern का. इंडिया को काफी ज्यादा वर्षा हुई है इस बार. Since 2000, India was in a low patch with several drought years and had barely a handful of above normal or excess water. Now, in that light, 2 years of munificent monsoon could signal a possible return to the rain epoch. While it means ज़्यादा वर्षा होएगी और floods भी हो सकते हैं, overflowing dams हो सकते हैं, landslides हो सकती हैं, because of which loss of life can happen. Moreover, surplus rains are not even evenly distributed in time or space. So, monsoon का normal withdrawal date जो था वो October 15 था. Historically, statistical average यही था. However, this year, the withdrawal has been extremely delayed. Factoring this must play a very key part of a state and city's disaster management preparedness. Southwest wind ka withdrawal also heralds the advent of northeasterly winds that bring northeast monsoon to parts of peninsular Andhra Pradesh and Tamil Nadu. नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो 10 से 12% को कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की टोटल एनुअल रेनफॉल, एंड वेयर साउथ वेस्ट मानसून जो है वो 75 to 80% करता है. हाउएवर ये जो नॉर्थ ईस्ट मानसून रेनफॉल्स है ये काफी ज्यादा वेरिएशन भी हमें दिखाते हैं, जिसकी वजह से आपके क्लाइमेट मॉडल्स में भी काफी चेंज आ सकता है. So there has been significant investment in supercomputing infrastructure to simulate weather as well as to tune forecasts to go beyond just giving rainfall estimates and factor in the potential damage of floods and cyclones. So a lot of R&D is being done, innovation हो रही है, investment डल रही है, ताकि ये भी पता चले कि वर्षा कब होगी, लेकिन उसके साथ साथ ये भी पता चले कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ताकि हम डिजास्टर को मैनेज कर पाए, proactive approach ले पाए. And even with respect to cyclones.
So this is your editorial page. Here they are talking about Mr. Donald Trump, and we've done this. Let's go ahead. यहाँ पे EC revokes कमलनाथ status as star campaign. See, this is not important कि कौन सा star campaigner को revoke किया गया है, पर इसमें और बीजेपी लीडर इस वाले न्यूज़ में भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात हुई है. तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमें पता है क्या होता है. Let's have a little bit of a discussion on this. ये डेट ऑफ इलेक्शन जैसे ही आती है उस दिन से लागू होता है. कब तक लागू रहता है? जब तक रिजल्ट ना आ जाए. अच्छा, और इस टाइम पे क्या बात होती है? सिंस द टर्म यूज्ड हियर इज मॉडल, दिस इज नॉन एनफोर्सिएबल. ठीक है, ये नॉन एनफोर्सिएबल है, हम लोग कोर्ट नहीं जा सकते इसके बेसिस के ऊपर. बनाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाता है. आर्टिकल 324 है. दिस इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटी. एंड लेकिन इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में काफ़ी सारी ऐसी प्रोविजंस हैं जो आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंदर आती है, इंडियन पीनल कोड के अंदर आती है, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर आती है. एंड बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि ये इनमें से कोई चीज़ें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आती हैं, तो ये चीज़ें एनफोर्सेबल होती है. फॉर एग्जाम्पल, इंटॉक्सिकेंट्स दे के, ड्रग्स दे के आप वोट्स नहीं मांग सकते, या फिर आप रिलीजन के बेसिस पे या कास्ट के बेसिस पे आपको वोट नहीं मांगना चाहिए, थिंग्स लाइक दैट. सो दिस इज योर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. Let's go ahead. Malabar naval exercise to kick off next week. So आप इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ेंगे ये 2+2 डायलॉग के बारे में. उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. वी आर टॉकिंग अबाउट द मलाबार नेवल एक्सरसाइज. जब भी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ वेरियस कंट्रीज कोऑपरेट करती हैं, तो इस कोऑपरेशन से आपकी जो मिलिट्री कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है. मिलिट्री कैपेसिटी अगर इंक्रीज हो जाती है तो नो वन डेयर्स टू थ्रेटन योर सॉवरेनिटी, and which is the prime, the most important thing. Okay, so the first phase of the Malabar naval exercise with Australia, Japan, and the US is scheduled to be held next week off the Vizag coast. पहली बार है कि ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन करने वाला है आफ्टर 2007, and it will bring all 4 countries of the quadrilateral grouping together for military games more than 3 years after Canberra's request to join the exercise last week. India announced that the Australian Navy would participate in Malabar 2020. So phase 1 जो होगा, it will involve participation by the Indian Navy, United States Navy, Japan Maritime Self-Defense Force, Royal Australian Navy, और ये वाइजैक में होगा, बे ऑफ बंगाल में. जो सेकेंड फेज होगा वो अरेबियन सी में होगा. द प्लानिंग कॉन्फ्रेंस फॉर द एक्सरसाइज वाज हेल्ड वर्चुअली. मलाबार बिगैन एज अ बायलेटरल एक्सरसाइज. पहले ये बायलेटरल था, इंडिया और यूएस के बीच में था 1992 में, फिर ट्राइलेटरल हो गया 2015 में. Phase 1 of Malabar will see participation of the US, and from the Indian side, INS Ranvijay, INS Shivalik, INS Sukanya, INS Shakti and INS Sindhuraj, ये सारे के सारे participate करेंगे. Next we go on to the court. The Guwahati High Court. So क्या हुआ कि एनआरसी की एक्सरसाइज अब तो दोबारा से होएगी. पुरानी वाली एक्सरसाइज तो इतनी ज्यादा, मतलब इट वाज अ लिटिल फ्लॉड. क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका नाम एनआरसी में लिख के बोला कि यू आर अ सिटीजन, लेकिन उनको फॉरेनर ट्राइब्यूनल के अंदर बोला गया कि आप एक फॉरेनर हैं. फॉरेनर ट्राइब्यूनल के अंदर बोल दिया कि आप फॉरेनर हो, लेकिन एनआरसी की एक्सरसाइज में बोल दिया आप सिटीजन हो. देयर वाज अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क. गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास ये चीज गई और गुवाहाटी हाई कोर्ट ने पूछा कि ये एनआरसी की एक्सरसाइज इतनी फ्लॉड कैसे है. सो गुवाहाटी हाई कोर्ट asked Assam ka coordinator to explain how the names of some ineligible people crept into the updated list of citizens released on 31st August 2019. So a foreigners tribunal had in 2019 declared her as a non-citizen, but she was among the
applicants whose name was included in the NRC. Hence, maybe that is why the entire exercise will take place again. अब नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल है. The Odisha government has requested the Wildlife Institute of India to conduct a fresh study for identification of the movement of endangered olive ridley sea turtles. इसमें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में जानना आपको ज़रूरी है. इट इज़ एन इंटरनेशनली अक्लेम्ड इंस्टीट्यूशन जो ट्रेनिंग प्रोग्राम, एकेडमिक कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करता है, रिसर्च एंड मैनेजमेंट करता है. किसमें? बायोडाइवर्सिटी, एंडेंजर्ड स्पीशीज, वाइल्ड लाइफ पॉलिसी वगैरह वगैरह में. 1982 में ये एस्टैब्लिश हुआ था और ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. देहरादून में बेस्ड है. So you can know the ministry it comes under in Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Then we go on to this. Government seeks draft comments on the draft IR code rules. So Union Labour and Employment Ministry ने कुछ रूल्स फ्रेम किए हैं जिसमें कहा है अगर एक फर्म में इंडस्ट्रियल रिलेशंस, एक फर्म में 300 से ज्यादा लोग हैं और अगर सरकार अगर वो उनको ले ऑफ करना चाहते हैं, मतलब नौकरी से निकालना चाहते हैं, तो उनको सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी एटलीस्ट 15 दिन बिफोर द ले ऑफ. रिट्रेंचमेंट होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी सी कम कर देनी इंडस्ट्री में, क्लोजर होता है बिल्कुल उसको खत्म कर देना. तो अगर आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी कम करनी है तो आपको सरकार से 60 दिन पहले परमिशन लेनी पड़ेगी और अगर बंद ही करना है तो 90 दिन पहले करनी पड़ेगी. दिस इज बिकॉज द लेबर लॉज इन इंडिया आर ऑब्वियसली चेंजिंग एंड अगर ऐसे काम पे ले ऑफ मतलब इंसान को निकाल देना, रिट्रेंचमेंट मतलब पूरी की पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी कम करना है, इसका मतलब आपको कम पैसे आप दे रहे हो या फिर अगेन निकाल रहे हो लोगों को. और अगर आप क्लोजर कर रहे हो, इन सारी की सारी चीजों से लॉस ऑफ जॉब या लॉस ऑफ पे हो सकती है, जिसकी वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे जीडीपी की तरफ, हमारे डिमांड की कैपेसिटी की तरफ. और ये भी पता है दैट एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप. तो क्राइम भी हमने देखा है कि इस टाइम पे काफी इंक्रीज होता है, स्पेशली विद इन द हाउस. तो इन सब चीजों को रोकने के लिए ये बोला गया है. अब है सीपीसीबी, फ्लैग्स पोल्यूशन कंट्रोल एट रेलवे स्टेशन. सो सीपीसीबी ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को बोला है टू डिवाइज अ मॉडर्न environmental management plan to control the air, water and noise pollution at major railway stations. So एक joint committee बनी है comprising of the railway and state government and local authorities to ensure civic amenities. Poor quality of environment parameters, particularly noise level, have been an issue of concern at major stations. So it will address the different problems of air, water and noise pollution at the रेलवे स्टेशन. फिर अगर हम अनियंस की बात करें तो हम काफी देर से इनकी बात कर रहे हैं, हर साल करते हैं इस टाइम पे, और हर साल नाफेड की भी बात होती है इस टाइम पे. सो सबसे पहले यू नीड टू नो व्हाट इज NAFED. लेट्स ट्राई एंड नो दैट फर्स्ट एंड देन वी विल गो अहेड. Right, so NAFED is National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India. सो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि बनी है इंडिया में 1958 में, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर. ठीक है जी. इसका काम क्या होता है? कोऑपरेटिव मार्केटिंग करता है ये ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑफ एग्री प्रोड्यूस. इसका काम क्या होता है? ये ऑर्गेनाइज करता है, प्रमोट और डेवलप करता है मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज. सो मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज सब देखता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल मशीनरी देखता है. इंटरस्टेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड के बारे में देखता है. ये इसका काम है. So the Central Cooperative NAFED will soon begin importing onions in a bid to tame soaring prices. The government is already facilitating import of onion by private traders with 7,000 tons already arrived and 25,000 tons will arrive before the Pavali.
नाफेड के पास एक बफर स्टॉक ऑलरेडी था 1 लाख का फ्रॉम द राबी क्रॉप्स, पर इनमें से कुछ उन्होंने ऑलरेडी मार्केट में दे दिया है एंड इट हैज़ ऑलरेडी डिस्पोज्ड ऑफ 40%। 100% में से जो भी राबी क्रॉप से इनके पास स्टॉक था, 100% में से 40% इट हैज़ टेकन आउट और अनदर ये जो 25% है, ये खराब हो चुका है। दैट मीन्स स्टोरेज फैसिलिटी यहाँ पे भी प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है? सो काफ़ी कम रह गया है, इसीलिए हम नाफेड को भी बोल रहे हैं कि आप इम्पोर्ट करिए अनियंस। इम्पोर्ट कहाँ से करेंगे? इट इज़ रिटन राइट इन फ्रंट ऑफ यू। सो हम इजिप्ट से इम्पोर्ट करेंगे, अफ़गानिस्तान से इम्पोर्ट करेंगे, टर्की से इम्पोर्ट करेंगे। कौन-सी डायरेक्टरेट? ये कल ही किया था, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ये काम करेगा एंड इट इज़ गोइंग टू वेव ऑफ क्वारंटाइन एंड फ्यूमिगेशन रिक्वायरमेंट। सो यूजुअली क्या होता है इंडिया के अंदर जब भी कोई भी प्रोडक्ट आता है तो उसको हम क्वारंटाइन करते हैं, मतलब थोड़ी देर तक रखते हैं ताकि उसमें कोई डिजीजेस ना हो। और दूसरी चीज ये है कि फ्यूमिगेशन करते हैं, हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा फ्यूमिगेट करते हैं ताकि इस कंट्री ने अगर इसके ऊपर कुछ ज्यादा ही फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स लगाए हैं तो उनके जो बैड इम्पैक्ट्स है उनको खत्म करने के लिए फ्यूमिगेशन होती है। तो ना फ्यूमिगेशन होगी ना क्वारंटाइन होगा, सीधा इंडिया के अंदर ये आ जाएंगे बिकॉज ऑफ द राइजिंग प्राइसेस, राइट? एंड विद दिस, so this is a very funny article about how India is getting a very low rank. You can read it if you want to. If you don't want to, that's also okay. 15th Finance Commission to hand in the report now. So 15th Finance Commission का already first part of the report आ चुका है, लेकिन अब जाके वो November 9th को पूरी की पूरी report दे देगा। 15th फाइनेंस कमीशन के हेड जो हैं वो है एनके सिंह, आपके स्क्रीन के ऊपर उनकी इमेज दिख रही है एंड ये 2021 टू 22 से लेके 2025 टू 26 तक इसने चलना है और इसमें बेसिकली बोला गया था कि अलग से फंड बनाओ फॉर डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो इसके ऊपर ये बात बताएगा कि वाकई में ये वायबल है ऐसा फंड बनाना कि नहीं। ये जो पैनल है ये पूरा का पूरा रिपोर्ट अपना पीएम के सामने रखेंगे, पीएम प्रेसिडेंट के सामने रखेंगे और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये चीज रखेंगे पार्लियामेंट के सामने अलोंग विद अ रिपोर्ट ऑफ एक्शंस टेकन। ठीक है जी। ये काफी डिले भी हो गया था ये पूरी की पूरी चीज। ये इम्पोर्टेंट भी इसलिए है क्योंकि ये इट वाज एट द बैकड्रॉप ऑफ प्लानिंग कमीशन की अबॉलिशन। ये 2017 में बने थे, प्लानिंग कमीशन की अबॉलिशन हुई थी, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स अब हमने करने बंद कर दिए थे, जीएसटी आ गया था। तो इन सब के बेसिस पे ये वाली जो फाइनेंस कमीशन है बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्होंने अभी तक जो रिपोर्ट आई थी पहले 42% मिलता था डिवोल्यूशन में स्टेट्स को, अब 41% मिलता है। ये एक्स्ट्रा 1% कहाँ गया? क्योंकि स्टेट ऑफ जेएनके बिकेम यूटी ऑफ जेएनके। सो लेट्स वेट फॉर द रिपोर्ट एंड देन वी विल सी व्हाट इट इज अबाउट। Also, the term was extended by 11 months, so that is also important. Apart from that, Plastic Group targets 25 billion exporters by 2025. So the Plastic Export Promotion Council of India, sponsored by the Union Ministry of Commerce, has announced its plan to achieve an export target of 25 billion US dollars by calendar year 2025. So that is a good news. And apart from that, last हम लोग जो कर रहे हैं, this is about your gold exchange traded funds. Gold exchange traded fund होता क्या है? बहुत ही सिंपल चीज होती है। यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैसा देते हैं। सो इन्वेस्टर का काम क्या है? इफ दिस इज एन इन्वेस्टर, वो दे रहा है पैसा किसको? मैनेजर्स को ऑफ गोल्ड ईटीएफ। ये जो मैनेजर्स हैं दे विल बाय गोल्ड for safekeeping or they will trade and trade depending on its price movement। जो भी ट्रेड के बाद उनको
पैसा मिलता है, उसका एक पोर्शन ये इन्वेस्टर को मिल जाता है, जिसको हम बोलते हैं यूनिट होल्डर। वेरी सिंपल। अच्छा है, अगर इन्वेस्टर को पैसा बाद में नहीं, पैसा पहले ही चाहिए, तो ये इन्वेस्टर सेल भी कर सकता है अपनी यूनिट को टू अनदर इन्वेस्टर, और ये चीज होती है थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज। तो इसलिए इसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी बोलते हैं। सो गोल्ड ईटीएफ saw staggering net inflow of more than 2,400 crore in the 3 months ended September 30th, as investors continue to hedge their exposure to riskier assets due to um, higher economic uncertainty. Right, ये हमने कल भी बात की थी about gold. And with that, we are done with the current affairs for today. Thank you very much. I will see you tomorrow. Till then, take care of yourself. Bye bye.